नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देखेंगे दोस्तों आज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से जो है हमेशा जो है क्वेश्चन आपका बनता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से। ठीक है, ये आपका खंड 2 का टॉपिक है। ठीक है, सामान्य अध्ययन का। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा है सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दोस्तों क्या देखेंगे, आरटीआई एक्ट क्या है इसको देखेंगे और इसकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो देखेंगे। और उसके बाद आरटीआई एक्ट में जो है दोस्तों कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं ये देखेंगे। और उसके साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग की क्या संरचना है, उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि आरटीआई एक्ट के तहत जो है नागरिकों को कौन कौन से अधिकार जो हैं दिए गए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 दोस्तों, ये सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों इसका मकसद क्या है। तो दोस्तों इसका मकसद था लोक प्रशासन को पारदर्शी बनाना। ठीक है, भ्रष्टाचार को कम करना और अधिकारियों को जिम्मेदार बनाना जो है इस अधिनियम का मकसद था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की पृष्ठभूमि की बात करें तो देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तभी आप जो है सूचना का जो अधिकार है उसको समझ पाएंगे। देखिए पृष्ठभूमि की बात करें तो 1975 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण केस से हुई थी। ठीक है, याद रखें इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हुई, जिसमें न्यायालय ने अपने आदेश के द्वारा जो है लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था की। ठीक है, अगर बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की दोस्तों, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण केस जो आपका 1975 में आया, तो इस केस की सुनवाई जो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय में हुई। और उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों क्या आदेश दिया, तो उच्चतम न्यायालय ने जो है आदेश दिया कि जो भी सार्वजनिक कार्य होते हैं यानी कि जो भी सरकारी काम होते हैं उनका ब्यौरा जो है जनता को प्रदान करने की व्यवस्था इसमें कही गई। ठीक है, याद रखें इंपॉर्टेंट है ये वाद या ये केस, आप जरूर याद रखें दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण केस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसकी सुनवाई जो है उच्चतम न्यायालय में हुई। ठीक है, जिसमें न्यायालय के अपने आदेश के द्वारा जो है लोक प्राधिकारियों द्वारा जो है सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जो है जनता को प्रदान करने की व्यवस्था की गई 1975 में। ठीक है, याद रखें उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण जो। ठीक है, ये पृष्ठभूमि जो है आपकी, इसकी शुरुआत सबसे पहले 1975 से इसकी शुरुआत हुई, इसको आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है इसमें वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में वर्णित नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में सूचना का अधिकार आया। ठीक है, आप सभी जानते हैं आपका आर्टिकल 19A क्या है यानी कि अनुच्छेद 19A में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में जो है आपका सूचना का अधिकार आया। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, हर पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप साथ साथ जो है क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की विवादास्पद धारा 5 को निरस्त करने की सिफारिश की थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि क्या हुआ 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने दोस्तों शासकीय गोपनीयता अधिनियम आपका 1923, इसको भी आप याद रखें, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की जो विवादास्पद धारा 5 है इसको निरस्त करने की सिफारिश की थी द्वितीय प्रेस आयोग के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों 2006 का भी आप ईयर याद रखें। देखिए 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने इस कानून को निरस्त करने की सिफारिश की। आपको यहाँ से क्वेश्चन और जो है आपका यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है, इसको निरस्त करने की सिफारिश जो है किस आयोग ने की थी, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखें ये निरस्त करने की सिफारिश जो है किस आयोग ने की थी, द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने की थी। ठीक है, याद रखें द्वितीय प्रशासनिक आयोग
इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वीरप्पा मोइली के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 2006 में। ठीक है, पूरा याद रख लें, सन भी पूछा जा सकता है, अध्यक्षता किसने की, और साथ ही साथ दोस्तों निरस्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को आप जो है याद रखें। ठीक है, यानी कि आरटीआई एक्ट को निरस्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने की थी 2006 में, और इसकी अध्यक्षता की थी वीरप्पा मोइली के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार जो है इसकी मांग सर्वप्रथम राजस्थान से सबसे पहले उठी। याद रखें, इसको पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 में, यानी कि 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है, तो मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में हुई। ठीक है, ये याद रखें दोस्तों कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम है दोस्तों, इसकी सर्वप्रथम मांग जो है कहाँ से उठी? सबसे पहले, ठीक है, राजस्थान से उठी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका। ठीक है, यानी कि सूचना के अधिकार जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है, इसकी मांग सर्वप्रथम दोस्तों राजस्थान से उठी। ठीक है, राज्य में सूचना के अधिकार के लिए दोस्तों 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में दोस्तों मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा जो है अरुणा राय की अगुवाई में किया। ठीक है, अरुणा राय का नाम जरूर याद रखें। ठीक है, और साथ ही साथ मजदूर किसान शक्ति संगठन भी याद रखें, और साथ ही साथ आपका कहाँ से सबसे पहले मांग उठी सूचना के अधिकार की, तो इसको भी आप याद रखें, राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1997 में केंद्र सरकार ने एच डी सॉरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करी। ठीक है, तो जो कमेटी है उसको गठित करके जो है मई 1997 में सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, तो उसको याद रखें कि वर्ष 1997 में जो है केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने एच डी सॉरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। ठीक है, कमेटी गठित करके जो है मई 1997 की में जो है सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक है, अब इसका प्रारूप कब प्रस्तुत किया ये आपको पता होना चाहिए, मई 1997 में। ठीक है, याद रखें एच डी सॉरी जो कमेटी है, ठीक है, सॉरी एच डी सॉरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, एच डी सॉरी आपके किस कमेटी से जुड़े हैं? ठीक है, इनकी जो है क्या किसकी अध्यक्षता की? ठीक है, ये आपको पता होना है। ठीक है, इसको याद रखें। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, सूचना सॉरी सरकार ने, ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट है, सरकार ने जो है 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को संसद से पारित करवाया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, और अंततः दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जो है देश में लागू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर याद रखें दोस्तों, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसको संसद से पारित करवाया गया। कब करवाया गया? ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम को संसद से पारित करवाया था 12 मई। ठीक है, ये डेट जरूर याद रखें, 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसको संसद से पारित करवाया। ठीक है, 12 मई को। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली डेट है 15 जून। ठीक है, 15 जून 15 जून को जो है 15 जून 2005 को जो है राष्ट्रपति से अनुमति मिली। ठीक है, और उसके बाद जो है 12 अक्टूबर को जो है यह कानून देश में लागू हो गया। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम को जो है संसद द्वारा कब पारित कराया गया? 12 मई 2005। राष्ट्रपति की अनुमति मंजूरी कब मिली? 15 जून 2005। और कब जो है आरटीआई जो है आपका एक्ट लागू हुआ, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पूरे देश में कब से लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005। ये तीनों डेट आप जरूर याद रखें दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इस अधिनियम में कुछ आपके जो हैं 6 अध्याय और
आपके 31 धाराएं हैं, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखें। यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आपका सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसमें कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं, ठीक है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है इसको संसद ने कब पारित किया था, 12 मई 2005 को पारित किया था, ठीक है। और राष्ट्रपति ने जो है इसको कब अपनी मंजूरी दी, 15 जून 2005 को जो है राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दी। और उसके बाद दोस्तों जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है ये 12 अक्टूबर 2005 को जो है पूरे भारत में इसको लागू करवाया गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग, ठीक है। देखिए केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है सूचना आयोग होता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो इसकी संरचना के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर सूचना आयोग जो है आपका एक क्या है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है, जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखें कि जब सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, उसमें उसके अंतर्गत दोस्तों केंद्रीय और जो है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर सूचना आयोग बनाए गए, ठीक है। तो दोस्तों क्या इनकी संरचना है, इनके बारे में देखते हैं। बात करें संरचना की दोस्तों, देखिए सूचना आयोग में एक मुख्य आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक है, और जिनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है, ठीक है। ये आप जरूर याद रखें, ठीक है, कि इसकी संरचना में क्या है, सूचना आयोग में एक मुख्य आयुक्त होगा, ठीक है, एक मुख्य आयुक्त होगा तथा अन्य जो है सूचना आयुक्त होंगे और जिनकी संख्या दोस्तों 10 से अधिक आपकी अधिकतम जो है आपकी 10 हो सकती है, ठीक है। ये आप जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों केंद्र स्तर पर जो है केंद्र में आयोग में कैसे जो है इसमें आपका केंद्र पर आयोग होता है, राज्य में कैसा आयोग होता है, इन पर देखेंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपने जो है संरचना देखा कि जो सूचना आयोग होता है दोस्तों उसमें जो है एक मुख्य आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं और जिनकी संख्या दोस्तों अधिकतम 10 हो सकती है, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखें। देखिए केंद्र में आयोग की बात करें दोस्तों, केंद्र में जो है अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर होती है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है दोस्तों। तो केंद्र में दोस्तों जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, उसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, याद रखें इसको, ठीक है। जो मुख्य आपका सूचना आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति दोस्तों प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर होती है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो है विपक्ष दल का नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा जो है मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है, याद रखें इसको। और राज्य स्तर पर दोस्तों राज्य सूचना आयुक्त की बात करें तो देखिए राज्य स्तर पर जो सूचना आयोग है तो राज्य में जो सूचना आयोग का अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। केंद्र में आपका राष्ट्रपति करता है और राज्य में राज्यपाल करता है, ठीक है। तो राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिशों द्वारा होता है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा जो है मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है। केंद्र स्तर पर जो है अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है और राज्य स्तर पर जो है राज्यपाल करता है, ठीक है, राज्य में अध्यक्ष की नियुक्ति। और साथ ही साथ दोस्तों इसको जरूर याद रखें कि इसमें दोस्तों मुख्यमंत्री आपका जो है यानी कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिशों द्वारा होता है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा में जो है विपक्ष का नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग की बात करें तो इसकी संरचना मैंने बताया कि सूचना आयोग में जो है दोस्तों एक मुख्य आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या अधिकतम 10 हो सकती है, ठीक है। केंद्र स्तर पर कहें तो केंद्र में अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्य में जो है राज्य में अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इनके कार्यकाल की बात करें दोस्तों, कार्यकाल की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त
अन्य सूचना जो आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो निर्धारित किया गया है तथा इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये जरूर याद रखें। इनको एक कार्यकाल पूरा होने के बाद जो है फिर दोबारा जो है इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, याद रखें कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य जो आयुक्त होते हैं, ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष। ये इन दोनों में दोस्तों जो पहले पूर्ण हो। ठीक है, याद रखें, ये पूछा जा सकता है, सीधे आपको पूछा जा सकता है कि मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, 5 वर्ष या 65 वर्ष यानी कि 65 वर्ष, इन दोनों में जो है जो पहले पूर्ण हो निर्धारित किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने देखा केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग में हमने संरचना देखी। केंद्र में आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्य में कौन करता है। उसके बाद इनका कार्यकाल देखा कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य जो सूचना आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। अब देखेंगे दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग से संबंधित कुछ आपकी महत्वपूर्ण धाराएं हैं जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए केंद्रीय सूचना आयोग और यहाँ पर राज्य सूचना आयोग हमने लिखा है। देखिए सूचना आयोग का गठन किस धारा में होता है ये आपको पता होना चाहिए। सूचना आयोग का गठन दोस्तों धारा 12 में है। ठीक है, याद रखें, सूचना आयोग का गठन, ठीक है, केंद्र स्तर पर जो है केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन है वो धारा 12 में होता है और राज्य सूचना आयोग का जो आपका गठन है वो धारा 15 में होता है। ठीक है, ये दोनों याद रखें दोस्तों। ठीक है, दूसरा पदावधि व सेवा शर्तें जो है आपकी केंद्रीय सूचना आयोग की धारा 13 में है। ठीक है, और जो है राज्य सूचना आयोग की जो है पदावधि व सेवा शर्तें जो दोस्तों धारा 16 में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा देखिए सूचना आयुक्तों को हटाया जाना, यानी कि सूचना आयुक्तों को हटाया जा सकता है धारा 14 के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि केंद्रीय सूचना आयुक्तों को कैसे हटा सकते हैं, धारा 14 के अंतर्गत, और राज्य सूचना आयोग के आयुक्तों को हटाया जा सकता है धारा 17 के अंतर्गत। ठीक है, ये जरूर याद रखें, इसको अध्याय 4 में रखा है राज्य सूचना आयोग को और केंद्रीय सूचना आयोग को अध्याय 3 में। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपको पूछे जा सकते हैं कि सूचना आयोग यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा में होता है, धारा 12 में, और पदावधि व सेवा शर्तें धारा 13 में, और सूचना आयुक्तों को हटाया जाना धारा 14 में। वैसे ही देखिए राज्य सूचना आयोग में गठन की बात करें राज्य सूचना आयोग की तो धारा 15 में, और पदावधि व सेवा शर्तें धारा 16 में, और सूचना आयुक्तों को हटाया जाना ये आपका किस में आएगा, 17 में। तो इसको ऐसे याद रखें 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन है धारा 12 में और राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 में। ठीक है, पदावधि व सेवा शर्तें धारा 13 में और राज्य सूचना आयोग का 16 में। ठीक है, और सूचना आयुक्त को हटाया जाना 14 में और राज्य सूचना आयोग का 17 में। ठीक है, इसको ऐसे याद रखें। उसके बाद देखिए सूचना आयोग की शक्तियां, तो सूचना आयोग की शक्तियां धारा 18 में है, याद रखेंगे। ठीक है, अपील जो है धारा 19 में है और अर्थदंड दोस्तों धारा 20 में है। ठीक है, यानी अपील का मतलब है अगर आपने सूचना मांगी और उससे आप संतुष्ट ना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। वो धारा आपके 19 में है। ठीक है, उसको हम अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इनको आप जरूर याद रख लें। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005, इसमें संशोधन जो है हो चुका है आपका 2019 में। ठीक है, तो 2019 में जो इसमें संशोधन हुआ है दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पर 2 आपके स्टार लगाए हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर आपके धारा 13 और धारा 16। ठीक है, इन 2 में दोस्तों क्या किया गया है, जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है आपका 2005, इसमें संशोधन किया गया है 2019 में। तो आपका धारा 13 और धारा 16 में जो है इसमें क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। ठीक है, जो आपका पदावधि व सेवा शर्तों से संबंधित है। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये धाराएं जो हैं केंद्र और राज्य सूचना आयोग से संबंधित, इनको आप जरूर याद रखें। गठन से लेके सेवा शर्तें, सूचना आयुक्त को हटाना, ठीक है, और सूचना आयोग की शक्तियां, अपील, अर्थदंड। ठीक है, इनको सभी को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आपको ये धाराएं सब याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं दोस्तों। आयुक्तों का हटाया जाना अभी मैंने बात की, ठीक है, धारा 14 की बात की अभी। ठीक, देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जो है आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार व अक्षमता के लिए जो है या अक्षमता के आधार पर क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। किंतु इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच होने पर तथा आरोपों के सही पाए जाने पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। याद रखें दोस्तों, आयुक्तों को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है, याद रखें। तो राष्ट्रपति द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जो है कदाचार व अक्षमता के आधार पर जो है क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। किंतु इस स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच होने पर तथा आरोपों के सही पाए जाने पर जो है सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो है आयुक्त और आपके जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं इनको जो है हटाया जा सकता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो आपके सूचना आयोग के जो आयुक्त होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनको कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। क्लियर हो गया। चल, उसके बाद दोस्तों देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आम आदमी को प्राप्त अधिकार, ठीक है। यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है आम आदमी को क्या क्या अधिकार मिले हैं, ठीक है। चल, देखिए, अधिनियम की धारा 3 में जो है बताया गया है दोस्तों कि सूचना के अंतर्गत यानी कि जो हम सूचना प्राप्त करेंगे यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत आपके दस्तावेज होंगे, अभिलेख होंगे, परिपत्र होंगे, आदेश, प्रतिवेदन, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री व अन्य आते हैं, ठीक है। यानी कि दस्तावेज आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अभिलेख रिकॉर्ड, ठीक है, परिपत्र आपका सर्कुलर ऑर्डर, ये चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आएंगी सूचना के अंतर्गत। ये कहा गया है धारा 3 में, ठीक है। याद रखें इसको, धारा 3 भी याद रखनी है आपने। इसमें जो है सूचना के अंतर्गत हम क्या क्या मांग सकते हैं, आपका दस्तावेज, अभिलेख, परिपत्र, आदेश, प्रतिवेदन, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री व अन्य इसमें आते हैं, ठीक है। ये धारा 3 के अंतर्गत है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है दोस्तों, इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अभी क्या क्या अधिकार हैं दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। देखिए, पहला अधिकार है दोस्तों, वह सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। यानी कि वह जो है सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकता है या कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है। याद रखें, आपका सूचना का जो अधिकार अधिनियम है दोस्तों, इसमें व्यक्ति जो है सरकार से सवाल पूछ सकता है, ठीक है, और सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए, वह किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ले सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है दोस्तों सरकारी दस्तावेज की जो है जो प्रमाणित प्रति है यानी कि जो कॉपी है वो ले सकता है, ठीक है। तीसरा देखिए अधिकार क्या है, वह किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सकता है, ठीक है। कोई भी सरकारी जो डॉक्यूमेंट है उसकी जांच जो है कर सकता है, ठीक है। चौथा देखिए, वह किसी भी सरकारी काम में जो है काम की जांच कर सकता है, ठीक है। वह किसी भी सरकारी काम की क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। और उसके बाद देखिए पांचवा, वह किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल की गई सामग्रियों का प्रमाणित नमूना ले सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत आम आदमी को जो है क्या अधिकार दिए गए हैं। पहला है कि व्यक्ति जो है सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और व्यक्ति जो है सरकारी दस्तावेज की जो है प्रमाणित कॉपी ले सकता है, ठीक है। और व्यक्ति जो है सरकारी दस्तावेज की जांच कर सकता है, सरकारी काम की जांच कर सकता है, ठीक है। और सरकारी काम में जो है इस्तेमाल की गई जो सामग्री है उनका क्या कर सकता है, प्रमाणित नमूना ले सकता है। तो ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इनको आप जरूर याद रखें दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको जो है क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। चल, तो दोस्तों आपने जो है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रत्येक नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में बताया आपको मैंने, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है, सरकारी दस्तावेज की जो है प्रमाणित कॉपी ले सकता है, ठीक है, सरकारी दस्तावेज की जांच कर सकता है,
सरकारी काम की जांच कर सकता है और सरकारी काम में इस्तेमाल की गई सामग्रियों का जो है प्रमाणित नमूना ले सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि ये इंफॉर्मेशन एक्ट जो है आपका, ठीक है, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आपका, इसमें दोस्तों इसके दायरे में कौन कौन आते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना के अधिकार के दायरे में लाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों, इसके अंतर्गत इसके दायरे में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना के अधिकार के दायरे में लाया गया है। ठीक है, याद रखें। आगे देखते हैं दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विभाग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विभाग कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, सभी सरकारी विभाग आते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं इसमें दोस्तों सूचना के अधिकार में आपके सभी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति, पुलिस, बिजली कंपनियां, ये सभी जो हैं आपके सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम किसी कहीं से भी जो है क्या कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थाएं व शिक्षण संस्थाएं जो हैं जो है दोस्तों, ठीक है, यानी कि सरकार की सहायता से जो भी आपका गैर सरकारी संस्थाएं चल रही हैं, ठीक है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों देखिए इस अधिनियम का उपयोग जो है हम किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नहीं कर सकते। इसका उपयोग हम सिर्फ जो है तथ्यों की जानकारी पाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। पहला मैंने क्या बताया कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है दोस्तों, इसके अंतर्गत आने वाले विभाग मैंने आपको बताया कि हम जिस विभाग से चाहें उस विभाग से हम जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो आपका बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, राष्ट्रपति हो, ठीक है, पुलिस, बिजली कंपनियां, कहीं से भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी भी प्रकार की जो सरकार की सहायता से जो गैर सरकारी जो संस्थाएं चल रही हैं, ठीक है, वो भी इसके दायरे में आती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इस अधिनियम का उपयोग हम दोस्तों किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें विभाग की राय नहीं जाननी है। ठीक है, हमें क्या जानना है, हमें तथ्यों के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम विभाग की राय नहीं पूछ सकते, हम जो है किसका उपयोग करेंगे, हम करेंगे तथ्यों की जानकारी पाने के लिए। ठीक है, याद रखें, इसको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है दोस्तों पॉइंट, किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये की फीस है और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए माफ़ है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इसके अंतर्गत जो है सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो है आपने देखा कि मैंने बताया आपको कि कौन कौन से इसमें विभाग आते हैं, यानी कि कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट आते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों मैंने बताया कि इसमें सरकार की सहायता से चल रही जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो भी आती हैं। उसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इस अधिनियम का उपयोग हम दोस्तों सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि तथ्यों की जानकारी पाने के लिए करते हैं। उसके बाद हमने अगला पॉइंट हम बात करें, देखिए किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। ठीक है, तो आवेदन पत्र की जो फीस है वो कितनी है, 10 रुपये है। ठीक है, और गरीबी रेखा से नीचे वाले जो हैं उनके लिए फीस माफ़ है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। तो कुछ भी आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए डिटेल में आप जो है हर चीज़ को नोट करते हुए चलें। ठीक है, देखिए किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर हमें किसी विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन की फ़ीस कितनी होगी, 10 रुपये। ठीक है, और गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए क्या होगा, ये फीस जो है माफ़ होगी। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, देखिए केंद्र सरकार ने सभी विभागों के लिए जो है 629 डाकघरों में केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी बनाए गए हैं।
इनमें से किसी भी डाकघर में जाकर कोई भी व्यक्ति जो है आवेदन और शुल्क जमा कर सकता है। ठीक है, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन करेंगे तो केंद्र सरकार ने दोस्तों सभी विभागों के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखें कि ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, यानी कि सभी विभागों के लिए दोस्तों क्या किया है, 629 डाकघरों में क्या किया गया है, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, इनमें से किसी भी डाकघर में जाकर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है और अपना शुल्क जो है जमा कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, कुछ अधिनियम के प्रावधान हैं। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिए अधिनियम के प्रावधान जो है, मुख्य प्रावधानों की बात करें तो पहला है, देखिए प्रत्येक लोक अधिकारी के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह 30 दिन की निर्धारित समयावधि के भीतर जो है सूचना उपलब्ध कराए। ये धारा 9 में कहा गया है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा जो 9 है उसमें कहा गया है, ठीक है, कि प्रत्येक जो लोक अधिकारी हैं, ठीक है, ठीक है, यानी कि जो सूचनाओं को देखने वाला है, ठीक है, उसके लिए क्या है, देखिए इसमें धारा 9 में कहा गया है कि वह जो है दोस्तों 30 दिन की निर्धारित जो समयावधि है उसके भीतर जो है सूचना उपलब्ध कराए। यानी कि कोई व्यक्ति जो है किसी विभाग के बारे में जानकारी चाहता है, ठीक है, सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो उसको जो है दोस्तों 30 दिन की जो निर्धारित जो समयावधि है उसके भीतर जो है उसको सूचना उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, ये धारा 9 में है, इसको भी याद रखें। दूसरा पॉइंट है, देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों पहले, आपका जो ये 30 दिन वाला जो आपका है, ठीक है, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखें। ठीक है, यानी कि आपका जो जो लोक अधिकारी होता है, ठीक है, उसको 30 दिन के जो है समय के अंदर जो है जो सूचना है, जो सूचना मांगी गई है उसको उपलब्ध करानी पड़ती है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, जो सूचना को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, यानी कि बात करें आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना को जो है 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, इसको भी याद रखें। ठीक है, उसके बाद अपील की बात करें दोस्तों, देखिए आपने कोई सूचना ली, ठीक है, किसी भी विभाग से आपने कोई सूचना ली, तो उस सूचना से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, अपील करेंगे। ठीक है, तो प्रथम अपील क्या होगी, जैसे देखिए यदि किसी व्यक्ति को सूचना नहीं मिलती है, ठीक है, या वह प्राप्त सूचना से असंतुष्ट है, तो उसे अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत जो है प्रथम अपील अधिकारी के पास प्रथम अपील करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखें प्रथम अपील में क्या है, तो इसमें दोस्तों देखिए किसी भी दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो है जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, अगर प्राप्त सूचना से वो संतुष्ट नहीं है तो वो दोस्तों अधिनियम की जो धारा है, यानी कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसकी धारा जो 19 है, इसके तहत जो है प्रथम अपील अधिकारी के पास जो है अपनी अपील कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी अपील देखेंगे दोस्तों, दूसरी अपील कैसे होगी, देखिए दूसरी अपील की बात करें तो दूसरी अपील सूचना आयोग को किया जाता है, याद रखें इसको। ठीक है, प्रथम अपील जो है दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, प्रथम अपील जो है अपील अधिकारी के पास जो है प्रथम अपील की जाती है। दूसरी अपील दोस्तों सूचना आयोग में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहली अपील करने के 90 दिनों यानी कि 90 दिनों के अंदर अथवा पहली अपील के निर्णय आने की तारीख के 90 दिनों के अंदर जो है दूसरी अपील दाखिल की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें मैंने आपको बताया कि अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो हम जो है कोई अगर सूचना हमने किसी विभाग से ली तो हम उस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपील करेंगे सबसे पहले आपका फर्स्ट में, यानी कि आपका जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 है, इसके तहत हम जो है प्रथम अपील अधिकारी के पास जाकर क्या करेंगे, अपनी अपील करेंगे। ठीक है, और दूसरी अपील जब आपका जो है पहले अपील करने के 90 दिनों के अंदर अथवा पहली अपील के निर्णय आने की तारीख के 90 दिन के अंदर जो है दूसरी अपील दाखिल की जाती है। तो आप 90 दिन, आपका जो 90 दिन है इसको जरूर याद रखें, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि जब प्रत्येक जो लोक अधिकारी होता है उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि वह 30 दिन की निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना उपलब्ध कराए, ये धारा 9 में बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो और साथ ही साथ दोस्तों 48 ईयर्स का 48 आपका घंटे का भी है।
ठीक है, इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अगर सूचना हो तो वो 48 घंटे के भीतर जो है उसको उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, और प्रथम अपील मैंने बता दिया, आपका अधिनियम की धारा 19 के तहत जो हम अपील कर सकते हैं अपील अधिकारी के पास जाके, और दूसरी अपील सूचना आयोग को होती है, और पहली अपील करने के 90 दिनों के अंदर या अथवा पहली अपील के निर्णय आने की तारीख के 90 दिनों के अंदर जो है दूसरी अपील हम क्या कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने आपको डिटेल में जो है सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग के जो पहले जो मुख्य सूचना आयुक्त थे, ठीक है, मैं ऊपर बताना भूल गया आपको। ठीक है, तो देखिए जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ठीक है, देखिए केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के सबसे पहले जो अध्यक्ष थे 2005 में, ठीक है, जब ये आयोग बना, ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग के पहले मुख्य जो आयुक्त थे वो कौन थे, यानी कि सूचना आयुक्त फर्स्ट कौन रहे, तो रहे दोस्तों वजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है, नाम याद रखें, केंद्रीय सूचना आयोग के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन रहे, वजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है, वजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है, नाम याद रखें, हबीबुल्लाह। क्लियर है? तो दोस्तों जब ये आपका सूचना का अधिकार अधिनियम बना तो उसके अंतर्गत जो है सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग के जो पहले अध्यक्ष जो पहले आयुक्त थे वो कौन थे, वजाहत हबीबुल्लाह थे। ठीक है, तो वजाहत हबीबुल्लाह ने दोस्तों कब पदभार संभाला, ये आपको पूछा जा सकता है। तो 2005 में संभाला। कब संभाला, अगर डेट पूछ जाती है तो 26 अक्टूबर 2005। ठीक है, 26 अक्टूबर, याद रखें 26 अक्टूबर 2005 को जो है 26 अक्टूबर 2005 को, ठीक है, वजाहत हबीबुल्लाह ने दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग के पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों तो हमने दोस्तों सभी जो है इसमें आपकी डिटेल से देख लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि जो वर्तमान में जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है, इसको आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सब समझ चुके होंगे। मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम आपको बता दिया कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान हैं वो बताया, और इसमें इसकी शुरुआत कहाँ से भी बताया मैंने आप सभी को, अध्याय धाराएं सभी हमने बात की, और केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग की संरचना के बारे में हमने बात की। ठीक है, और आरटीआई एक्ट 2005 के तहत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए हैं उनके बारे में हमने बात की। ठीक है दोस्तों, तो आपको कमेंट जरूर करना है और बताना है कि वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त। ठीक है, इसका आप जो है आंसर करें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।